नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम धन निष्कासन की नीति पर अध्ययन करेंगे। धन निष्कासन की जो प्रक्रिया है भारत में, भारतीयों को बहुत बाद में समझ में आई, विशेषकर 20वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के अंत में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो कंपनी की नीति से बंगाल बिहार के कुटीर उद्योगों का 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रायः पतन हो चुका था। 1813 ईस्वी के पश्चात इंग्लैंड के निजी व्यापारियों को भारत से व्यापार की खुली छूट थी और इंग्लैंड की औद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप भारत के शेष भाग के जो कुटीर उद्योग थे वे भी अंग्रेज़ी नीति और उनकी निर्मित वस्तुओं के आयात के समक्ष नहीं ठहर सके। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में समस्त प्रकार की उत्तम वस्तुओं का निर्माण करने वाला भारत अब आर्थिक विकास में पिछड़ता गया। भारत के आर्थिक विकास के इस प्रकार से पिछड़ने की व्याख्या दो प्रकार से की जाती हैं। एक ये कहा जाता है कि भारत का सामाजिक ढांचा इसके लिए उत्तरदायी था, जिसमें जाति प्रथा, शारीरिक श्रम के प्रति तिरस्कारात्मक दृष्टिकोण, पारलौकिकवाद तथा इस संसार की भौतिक उपलब्धियों के प्रति उदासीनता, भाग्यपरायणवाद आदि तत्व। इस प्रकार के मत स्वतंत्रता के पूर्व साम्राज्यवादियों द्वारा और 1947 के पश्चात अंग्रेजी दृष्टिकोण से अथवा तथाकथित आधुनिक विचारों से प्रभावित लेखकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। जबकि दूसरी व्याख्या जो प्रस्तुत की गई थी उसके अनुसार भारत के पिछड़ेपन के लिए प्रमुख कारण अंग्रेजी सरकार की वह नीति थी जिसके अनुसार धन निष्कासन करके भारत को निर्धन बना दिया गया था। इस धन निष्कासन के कारण भारत में पूंजी संचय नहीं हो सका था। भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ऐसा होता है कि जो उपनिवेश होता है वो अपने ऊपर शासन करने वाले देश के लिए कच्चा माल निर्यात करने वाला और उसके यहाँ से निर्मित माल आयात करने वाला देश बन जाता है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के कारण जोड़ दिया गया और इंग्लैंड में जो निर्मित वस्तुएं हैं भारत के बाज़ारों में बहुत अधिक मात्रा में आने लगी। इससे यहाँ औद्योगिक विकास की आवश्यकता ही ना हो, भारत से कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार भारत को जानबूझकर औद्योगिक पिछड़ेपन की स्थिति में रखा गया। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में भारत के आर्थिक विकास की जो प्रमुख विशेषता है वह बढ़ती हुई निर्धनता थी। इस निर्धनता को भारतीय सामाजिक ढांचे पर आधारित जो करते हैं वे ये भूल जाते हैं कि यही सामाजिक ढांचा 18वीं शताब्दी और उससे पूर्व भी था और देश के आर्थिक विकास में बाधाजनक नहीं था। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई निर्धनता पूर्व प्रचलित कारणों से नहीं होकर एक नए तत्व के फलस्वरूप थी और यह नया तत्व था अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीति, जिसका एक प्रमुख अंग भारत से धन निष्कासन था। अब हम देखते हैं धन निष्कासन का अर्थ क्या है। धन निष्कासन का अर्थ है वह धन जो भारत से बाहर भेजा जाता था और जिसके बदले में भारत को कुछ प्राप्त नहीं होता था, जिसे हम कहते हैं अप्रतिदत्त निर्यात, यानी निर्यात के बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होना। इस धन निष्कासन जो है यह मुद्रा के रूप में कम और वस्तुओं के निर्यात व्यापार के रूप में अधिक होता है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि किसी भी देश के संपन्न होने और उसकी आर्थिक स्थिति के दृढ़ होने का प्रमाण माना जाता है उसके यहाँ निर्यात अधिक हो और आयात कम। लेकिन भारत से धन निष्कासन का माध्यम यह अतिरिक्त निर्यात व्यापार था। 18वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश यानी 1700
75 से लेके प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के अधिकांश वर्षों में भारत का निर्यात व्यापार आयात की अपेक्षा अधिक होता था। अब हम देखते हैं कि धन निष्कासन होता कैसा था। इस प्रश्न का उत्तर वैयक्तिक स्तर पर न होकर देश अथवा राष्ट्र के स्तर पर है। जिन वस्तुओं को देश के बाहर भेजा जाता था उनका मूल्य व्यक्ति को अवश्य दे दिया जाता था, लेकिन देश को उसके बदले में कुछ प्राप्त नहीं होता था। कंपनी जितना राजस्व भारत से कमाती थी उसी धन से वस्तुएं खरीद कर बाहर भेजती थी। उन वस्तुओं के बदले में धातु मुद्रा उपलब्ध नहीं होती थी। 1858 ईस्वी के पश्चात कंपनी पर चढ़ा हुआ ऋण भारत का ऋण हो गया और कंपनी की देनदारी भारत सरकार की देनदारी हो गई। 1858 ईस्वी के पश्चात इस ऋण और देनदारी के अतिरिक्त इंग्लैंड सरकार के अन्य खर्चे तथा सेवा मुक्त अंग्रेज अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ती गई। धन निष्कासन का अभिप्राय अप्रतिदत्त निर्यात से है। सोने चांदी को देश से इंग्लैंड ले जाना इस धन निष्कासन का एक बहुत छोटा अंश था जो कि कंपनी प्रशासन में हुआ। निष्कासन की इस पद्धति को सामान्य भारतीयों को बहुत देर में समझ में आया। यद्यपि अंग्रेज प्रशासक 18वीं शताब्दी के अंत में भी इस निष्कासन के प्रभाव से परिचित थे। भारतीय नेताओं में दादा भाई नौरोजी ही पहले व्यक्ति थे जो इस प्रक्रिया के दूरगामी प्रभाव को समझ सके। उन्होंने अंग्रेज प्रशासकों का ध्यान इस ओर केंद्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बहुत से मुद्दों पर किया गया खर्च धन निष्कासन था। उदाहरण के तौर पर भारत के अंग्रेज प्रशासकों द्वारा इंग्लैंड में अपने परिवारों को धन भेजना, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपनी समस्त बचत को इंग्लैंड भेजना, भारत सरकार तथा अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं तथा उत्पादित वस्तुओं को खरीदना, भारत में रेलों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए ऋण पर ब्याज और मूलधन चुकाना, मुद्रा परिवर्तन में घाटा आदि। इस धन निष्कासन का परिणाम इस बात से सरलता से समझ में आ सकता है कि भारत को अपनी राष्ट्रीय आय में से अप्रतिदत्त निर्यात की राशि प्रतिवर्ष निकालनी पड़ती थी। धन की उत्तरोत्तर बढ़ने वाली राशि को पूरा करने के लिए अधिक निर्यात करना पड़ता था। फलस्वरूप देश में जीवन स्तर गिरता गया और पूंजी संचय के लिए धन उपलब्ध नहीं हुआ। नौरोजी ने यह भी बताया कि धन निष्कासन का प्रभाव देश के भीतर भी पड़ता था। सरकार की आय का 75% से अधिक भाग गांव तथा कृषक वर्गों से उपलब्ध होता था तथा राजस्व का नगण्य भाग गांव पर खर्च किया जाता था। खर्चे का प्रायः 60% भाग प्रशासन, प्रतिरक्षा तथा शांति व्यवस्था से संबंधित था जो शहरों में खर्च होता था। इस प्रकार गांवों से कर लिया जाता था और नगरों में खर्च होता था। इससे गांव में निर्धनता का बढ़ना स्वाभाविक था। कुछ नगरों में अवश्य ऐसा प्रतीत होता था जैसे भारत में आर्थिक विकास हो रहा हो, लेकिन यह केवल देश के एक भाग से पूंजी इकट्ठा करके दूसरे भाग में खर्च करने के समान था। भारतीय उपनिवेश और अन्य अंग्रेजी उपनिवेशों, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में एक मौलिक अंतर ये होता था कि अंग्रेजी उपनिवेशों में प्रारंभ में आयात अधिक और निर्यात कम होता था, क्योंकि अंग्रेज़ वहाँ पूंजी विनिमय के लिए धातु मुद्रा का आयात करते थे। भारत में धातु मुद्रा का आयात 19वीं सदी में मुद्रा प्रणाली के लिए होता था
और उसके बदले में अप्रतिदत्त निर्यात करना पड़ता था। उदाहरण के लिए 1858 से 67 के मध्य ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में 4 करोड़ 10 लाख पाउंड का आयात हुआ, जबकि भारत से 3 करोड़ 70 लाख का निर्यात अधिक हुआ और आयात में भी 7 करोड़ पाउंड रेलों के ऋण की राशि थी, अर्थात 10 करोड़ से अधिक निर्यात हुआ, जो पूरा ही धन निष्कासन था। भारत में रेलों के निर्माण के लिए पूंजी ऋण के रूप में ली गई। यह पूंजी पहले भारत से अप्रतिदत्त निर्यात के रूप में जा चुकी थी। इस प्रकार भारत से निष्कासित धन सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः आ जाता, जिसे चुकाने के लिए और अधिक धन निष्कासित करना पड़ता। यह क्रम दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ तक चलता रहा। निरंतर धन निष्कासन का प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव: करों का बोझ भारतीयों पर अत्यधिक बढ़ा। करों का बोझ किसी भी स्थान पर आय की तुलना में ही आंका जा सकता है। केवल करों की राशि के आधार पर इसके भार अथवा प्रभाव का अनुमान नहीं हो सकता। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में प्रति व्यक्ति पर कर का बोझ 2 शिलिंग 6 पेंस था, जबकि इंग्लैंड में यह 2 पौंड 10 शिलिंग के लगभग था। भारत में यह कर भार भी प्रति व्यक्ति की आय का 14% से अधिक था, जबकि इंग्लैंड में यह केवल 7% से भी कम था। इसके अतिरिक्त एक निर्धन अथवा कम आय वाले व्यक्ति पर निश्चित कर का बोझ प्रतिवर्ष बढ़ता रहता। करों को चुकाने के लिए उसे ऋण लेना पड़ता और उस ऋण पर ब्याज भी देना पड़ता, इसलिए यह बोझ उत्तरोत्तर बढ़ता रहता था। भारत में लिए जाने वाले करों को भारतवासियों पर खर्च नहीं किया जाता था, इसलिए उन करों का बोझ उत्तरोत्तर अधिक होता गया। धन निष्कासन के प्रतिपादन के प्रश्न पर अंग्रेज सरकार और भारतीय नेताओं में काफ़ी वाद विवाद हुआ, क्योंकि इससे अंग्रेज अधिकारियों तथा लेखकों का यह तर्क खोखला दिखाई पड़ता था कि अंग्रेजी प्रशासन के अधीन भारत की औद्योगिक प्रगति, आर्थिक संपन्नता, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत के कुटीर उद्योगों का विनाश, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारत की निर्धनता का निरंतर बढ़ना, भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, ये कुछ धन निष्कासन के प्रभाव थे। पूंजी के अभाव, ये जो धन निष्कासन के सिद्धांत का जो विरोध करते थे, वे कहते थे कि भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। लेकिन निष्कासन के समर्थकों ने इसके लिए कहा कि अप्रतिदत्त निर्यात का परिणाम यह था कि कृषकों के पास आवश्यकता के समय काम आने वाली पूंजी संचित ही नहीं हो पाती थी। पूंजी के अभाव में जनसंख्या की वृद्धि का तर्क व्यर्थ था। उनका कहना था कि कोई भी सरकार पूंजी निर्माण कराए बिना केवल शांति स्थापना से औद्योगिक विकास नहीं करवा सकती। घनी आबादी वाले क्षेत्र में धनी और कम आबादी वाले क्षेत्र भी निर्धन हो सकते हैं। इस तरह से धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या से अंग्रेजी प्रशासन की वास्तविक नियत के लिए भारतवासियों ने प्रश्न उपस्थित किया। अंग्रेजी आर्थिक नीति के सही ज्ञान से देश में उग्र राष्ट्रीय चिंतन को बढ़ावा मिला और अंग्रेजी प्रशासन का जो दावा था कि वह भारत का जन कल्याण चाहता है, उसका वह दावा भी निराधार सिद्ध हुआ।